नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज अपन छात्रों कवर करेंगे, जिसका कि नाम है लघु द्विध्रुव के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों को अपने को निकाल के देखना है कि किस तरह से द्विध्रुव के कारण विभव उत्पन्न हो सकता है किसी बिंदु पे और क्या वैल्यू उसकी आ सकती है, और किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि किस तरह से अपन उसकी तीव्रता का मान निकाल के बता सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये होती है कि अपन ये समझें कि ये द्विध्रुव होता क्या है, जिसको विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। तो छात्रों, अगर इसकी परिभाषा के लिए बात की जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। और इसे समझाने के लिए यहाँ मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो छोटे आवेश बताए हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जैसा कि चित्र 3 के अंदर अपन देख रहे हैं, तो वेक्टर P इजिकल टू क्यू और D का परिमाण ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और इसकी दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ दिखाई जाती है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर द्विध्रुव आघूर्ण को जहां अपन ने P बताया है, जिसमें Q इंटू D को मल्टीप्लाई किया है, ये जो P है ये द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक कूलॉम मीटर के रूप में बता सकते हैं, या इसका मात्रक अपन डिबाई के रूप में भी बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये बताया है एक बॉक्स के अंदर कि एक डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 से कूलॉम मीटर के द्वारा अपन बता सकते हैं। द्विध्रुव के कुछ उदाहरणों को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अपन जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु या अणु में ऋणावेशित जो पार्टिकल होते हैं उसको अपन इलेक्ट्रॉन, और धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। ये दोनों ही एक अत्यंत छोटे से आयतन के अंदर उपस्थित होते हैं, और इनका ये अपन ये भी कह सकते हैं कि अत्यधिक लघु आयतन में स्थित होता है। आयतन में आवेश का जो वितरण होता है वो बाहरी प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश किसी एक बिंदु पर स्थित हो। इस बिंदु को वितरण केंद्र कहते हैं। तो ऋणात्मक के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए भी वितरण केंद्र होता है और प्रोटॉनों के लिए भी वितरण केंद्र होता है, और ये दोनों वितरण केंद्र मिलकर द्विध्रुव बनाते हैं अपने पास। अगर दोनों का वितरण केंद्र एक जगह भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जब एक जगह होता है, अगर इसको किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और दोनों वितरण केंद्रों के बीच में कुछ डिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और उससे अपने को द्विध्रुव बनता है। और अलग अलग होते हैं तो वैसे ही द्विध्रुव बन जाता है। द्विध्रुव के कुछ उदाहरण जैसे HCl है, HBr है, HI है, CO है, H2 है, NH3 है, CO2 है, ये द्विध्रुव के एग्जाम्पल के रूप में अपन बता सकते हैं। और टेबल के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताया है कि इनका किस प्रकार से बताया जा सकता है। और यहाँ पे एक द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कैसे निकालेंगे, इसको निकालने की यहाँ कोशिश की गई है छात्रों। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप फिगर 4 को देखिए। इस चित्र 4 के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश लिए हैं। ये दोनों आवेश मिलकर एक द्विध्रुव बना रहे हैं, और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनको जेड एक्सिस पे अपन ने लिया है, और इस प्लस क्यू से कुछ R1 दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है, जहां अपन को विभव का मान निकालना है। इसी तरह O बिंदु से भी बिंदु P की दूरी स्मॉल r बताई है, और यहाँ A बिंदु से P की दूरी को अपन ने R2 बताया है, जहाँ माइनस क्यू आवेश A बिंदु पर बैठा हुआ है। ये माना गया है कि ये जो AB है जो द्विध्रुव को बता रहा है वो एक्चुअली में जेड एक्सिस पे स्थित है, और P से जो एंगल जो है बन रहा है वो थीटा है। तो ये जो एंगल P से बन रहा है ये थीटा है। इस एंगल थीटा को अपन ने एंगल BOP बता सकते हैं। इसे में आप ध्यान से देख लो, इसको एंगल OBM भी बता सकते हैं, और इसी को एंगल OAL के द्वारा भी बता सकते हैं। संगत कौन है, एकांतर कौन है, इनके नियमों को काम में लेके अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं। इस बिंदु P पर जो टोटल आवेश प्लस क्यू के कारण विभव होगा उसको अपन V1 इजिकल टू KQ अपन R1 के द्वारा बताएंगे, और माइनस क्यू के कारण जो विभव होगा उसका मान अपन KQ अपन R2 के द्वारा बताएंगे, जहाँ K एक कांस्टेंट है
जिसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर से बताते हैं अपन। इसलिए P बिंदु पर प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश दोनों आवेशों के कारण जो टोटल विभव है उसके मान विभव V को अपन V1 + V2 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। V1 और V2 का अगर मान रखें अपन तो इनको अपन KQ/R1 - KQ/R2 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं और V की वैल्यूज़ अपन निकालें तो ये समीकरण 1 के द्वारा अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसी चित्र के अंदर आप देखें तो यहाँ पे त्रिभुज OAL बताया जहाँ cos थीटा का मान अपन AL/AQ और इससे AL = AO cos थीटा वैल्यू निकल के आती है और AO के मान जो है वो dy2 के द्वारा है तो dy2 cos थीटा हो गया। इसी तरह से जो त्रिभुज है वो त्रिभुज OBM में देखें अपन तो इसमें cos थीटा का मान BM/BO और इससे BM = BO cos थीटा के रूप में अपन बता सकते हैं। R = अपन OP = MP = LP के द्वारा बता सकते हैं। B से P की दूरी निकालें अपन तो इसको अपन R1 या BP डायग्राम देख सकते हो आप चौथा, और इसको अपन PM - BM के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं जहाँ वैल्यूज़ अगर रख दी जाए तो ये R - dy2 cos थीटा के द्वारा बता सकते हैं। इसी प्रकार R2 की वैल्यू निकालें अपन तो चूंकि इसमें ऐड करनी पड़ेगी AP और ये AP जो है AL + LP के द्वारा अपन बता सकते हैं और यहाँ पे अगर वैल्यू रख दी जाए तो R + dy2 cos थीटा में डिफाइन करेंगे। ये जो R1 R2 की जो मान है ये अगर समीकरण 1 में रख दें और इसको सॉल्व करें तो छात्रों अपने पास समीकरण 2 प्राप्त होती है। इस समीकरण 2 में अपन कह सकते हैं कि चूंकि स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d इसलिए d²/4 cos² थीटा को r² के सापेक्ष अपन नगण्य मान सकते हैं और इसका मान V = अगर ये वैल्यूज़ अपन रखें ऊपर तो ये केवल KQD cos θ/r² के द्वारा अपन डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से अपने को विभव का मान समीकरण 3 के द्वारा प्राप्त हो जाता है। यहाँ अपन जानते हैं कि P का मान QD जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए अतः किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसको अपन इस तरह दूसरे फार्मूले के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको बताने के लिए चूंकि अपन ये जानते हैं कि वेक्टर P और वेक्टर R के जो मध्य कोण है छात्रों वो थीटा है, इसलिए वेक्टर P डॉट वेक्टर R को अपन PR cos थीटा से बता सकते हैं और ये वैल्यूज़ अगर ऊपर समीकरण 3 में रखें तो अपने को एक दूसरे फॉर्म में विभव का एक फार्मूला आता है जिसको अपन समीकरण 4 के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ अपन ये भी बता दें कि del1/r का मान निकालें तो ये माइनस वेक्टर r/r3, तो अगर ये वैल्यूज़ काम में लें समीकरण 4 में तो एक नई इक्वेशन अपने पास आ जाती है जिसको अपन यहाँ पे डिफाइन करके बता सकते हैं समीकरण 5 के द्वारा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान 0 आएगा, ये अपन जानते हैं, और इस केस के अंदर v का मान न्यूनतम हो जाएगा और ये जो अक्ष होगी थीटा = 90, तो आप अगर चित्र 4 देखोगे तो थीटा = 90 कहाँ मिलेगा अपने को x अक्ष पे जो कि निरक्ष कहलाती है द्विध्रुव की। इसी तरह थीटा = 0 लिखें तो cos थीटा का मान 1 आएगा जो कि z एक्सिस है और इसको अपन द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से अपन ये क्या बता सकते हैं कि निरक्ष पे द्विध्रुव के कारण जो विभव है उसका मान 0 और निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण जो विभव है अक्ष पे जो निरक्ष पे तो 0 और जो अक्ष पे जो है वो विभव का मान अधिकतम होगा जिसका मान V = KP/r² के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो छात्रों ये तो था द्विध्रुव के कारण किन्हीं बिंदु पे विभव का मान निकालना। अब द्विध्रुव के कारण इसी बिंदु P पे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए अपन ने वही वापस चित्र 5 बनाया है जहाँ P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ विभव का मान अपन जानते हैं कि KP cos θ/r², इसको अगेन समीकरण 1 मान के चलते हैं अपन। P = जहाँ पे QD की है और इस चित्र के द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि Z का मान R cos थीटा लिख सकते हैं और X का मान R sin थीटा लिख सकते हैं, या R का मान निकालें तो x² + z² 1/2 के द्वारा लिख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, उसके सहायता से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये समीकरण 2 के द्वारा अपन यहाँ डिफाइन की है।
इससे अपन कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली हैं और पी पर विभव का मान अगर इनको काम में लें तो समीकरण 3 के द्वारा अपन बता सकते हैं। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि अपन जानते हैं E = माइनस डेल डॉट वी के द्वारा बताते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी के द्वारा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस वी का मान आई कैप, जे कैप और के कैप अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के द्वारा अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ बताया गया है। इनसे तीनों का अलग अलग मान देखें अपन विद्युत क्षेत्र का। सबसे पहले देखते हैं एक्स घटक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। इसको अपन EX = माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से लिख सकते हैं और समीकरण 3 से अगर v का मान यहाँ रख दें और उसका अवकलन करें x के सापेक्ष तो अपने को ये समीकरण 5 मिलती है। जब मैंने यहाँ पे अवकलन करके यहाँ बताया गया है, एक एक स्टेप यहाँ छात्रों बताई गई है और इजी अवकलन या डिफ्रेंशिएशन है जिसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 2 को अगर काम में लें तो EX की मान अपने पास आ जाती है 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन RQ के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर Z घटक निकाला जाए तो Z घटक को अपन जानते हैं छात्रों EZ = माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के द्वारा बताया जाएगा और V का मान रखें और वापस अवकलन करें Z के सापेक्ष तो अपने को समीकरण 7 प्राप्त होती है। इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं अपन। समीकरण 2 को अगर उपयोग में लें तो अपन EZ की वैल्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जहाँ EZ = KP ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन RQ के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। V का मान निर्देशांक Y पर निर्भर नहीं करता क्योंकि अपन ने X और Z तल लिया है, इसलिए डेल V का मान को Y के रेस्पेक्ट में 0 मान सकते हैं जिससे EY का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसका मान अपन वेक्टर E = I कैप EX प्लस J कैप EY प्लस K कैप EZ के द्वारा बता सकते हैं जहाँ EY का मान क्या है, अपने पास 0 है, इसलिए वेक्टर E का जो परिमाण है वो होगा √EX² प्लस EZ²। यहाँ अगर वैल्यूज़ रख दें अपन EX EZ की जो पहले अपन ने निकाली हुई है तो मेरे को अपने पास नई इक्वेशन छात्रों समीकरण 9 मिलती है परिमाण के रूप में। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है उस अवस्था में tan अल्फा को अपन EZ/EX रख सकते हैं और EZ और EX की वैल्यू रख दें अपन तो tan अल्फा का मान निकल सकता है जो कि समीकरण 10 के द्वारा बताया जाएगा। और अपन ये देखा है अभी अपन ने कि किसी विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब 1/r² की r³ के अनुक्रमानुपाती या r³ के व्युत्क्रमानुपाती। तो द्विध्रुव के अक्ष पर 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो द्विध्रुव के अक्ष पे निकालें, एक द्विध्रुव की निरक्ष पे। द्विध्रुव के अक्ष पे निकालें तो अपन ये जानते ही हैं थीटा = 0 पे कॉस थीटा का मान 1 और साइन थीटा का मान 0 होता है। ये वैल्यूज़ जो अपन ने ऊपर समीकरण प्राप्त की हैं उनमें रख देंगे तो EX EZ की वैल्यू अपन को और E की वैल्यू समीकरण 11 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए अगर थीटा = 90 डिग्री पे निकालें तो कॉस थीटा का मान 0 और साइन थीटा का मान 1, इससे अपने को EX EZ और E की वैल्यूज़ निकल जाती है। तो ये नेक्स्ट समीकरण के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से छात्रों अपन ने यहाँ पे द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कैसे निकाला जा सकता है, इसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ये सारी स्थिति यहाँ अपन ने डिस्कस की। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल रहे हैं और यहाँ से भी आप देखते हो कि सारी चीज़ एक एक स्टेप क्लियर करके यहाँ बताई गई है, तो आप इसको समझ सकते हो। मेजर क्वेश्चन बनता है जब कभी भी आता है, 3 साढ़े 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए इसलिए, फिर अपन नेक्स्ट में कोई नया टॉपिक इसको लेके काम करेंगे।